नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 14 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू किया। 28 मिनट के इस इंटरव्यू में बातचीत में राहुल ने सत्यपाल मलिक से मणिपुर में हिंसा, पुलवामा हमला, किसान आंदोलन और जातिगत जनगणना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। मलिक ने राहुल से कहा कि चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं और मैं लिख कर दे रहा हूं कि अब मोदी सरकार नहीं आएगी। राहुल ने मलिक से 6 मुद्दों पर बात की है। इन 6 मुद्दों पर आज हम भी बात करने जा रहे हैं और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी हैं। आज हम इन दोनों से बात करेंगे कि किस तरीके से, अगर यहाँ पर बात हुई है राहुल गांधी और पूर्व राज्यपाल की, तो यहाँ पर किस तरीके से इन मुद्दों को उठाया गया है, इसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं आलोक सोती जी आपके पास आना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर इनका इंटरव्यू जब मैं देख रही थी तो इसमें कहा गया राहुल गांधी द्वारा, सबसे पहले तो उन्होंने मीडिया को टारगेट तो किया ही है, इसमें मीडिया को एक बहुत बड़ा मसला बनाया है कि मीडिया सेंट्रल के अनुसार काम कर रही है, यानी कि सेंट्रल जो कहा बोल रहे हैं वैसा ही मीडिया कर रही है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के बारे में बात की गई है कि अलग राज्य का उसको दर्जा दिया जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, राहुल जी के 2 टॉपिक बहुत ही प्रिय हैं, जिसको कह सकते हैं पुलवामा वाला, और उनको उम्मीद थी कि पुलवामा का जो कांड है और जो उनकी सोच है, जैसा बातों से लगता है, वो ये मानते हैं कि ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित था और इस बात को वो और उनकी सरकार जो है ढंग से जनता तक नहीं पहुंचा पाई, नहीं तो 2019 में मोदी सरकार को उठा के फेंक देना था। लेकिन वो हुआ उल्टा ही। आपने देखा कि उसके बाद जो बालाकोट हुआ और जिस तरीके से अभिनंदन की साकुशल वापसी हुई, उससे जो मोदी सरकार थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होकर उठी, क्योंकि उसने जो है मुंबई वाली कांड दे रखे थे कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने मुंबई पे करा, उसके बाद देश नहीं कर पाया। और साथ में आपने देखा था जिस तरीके से उरी के बाद स्ट्राइक करी थी भारतीय सैनिकों ने, उस पर भी सवाल उठा दिया था, सबूत मांगे थे विपक्ष ने, विशेषकर केजरीवाल साहब और कांग्रेस ने। तो वो चीजें ऐसी हैं कि उसमें जो है देश जो है इस समय राष्ट्रवाद के भावनाओं से बहुत ओट-पोट है, ऊपर चल रहा है, ये बैकफायर हो जाता है। इसको राहुल जी अभी भी मानने को तैयार नहीं है और इस घाव को कुरेदते हैं, जो कि नासूर बन जाता है, इस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं। इस पे उन्होंने काफी लंबी बहस भी की और बात भी हुई। और आपने देखा सतपाल मलिक साहब तो हमेशा यही पहले कहते हैं कि हमको मालूम नहीं है, हमको पता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा हुआ है। तो जब आप पहले ही कंट्राडिक्ट कर देते हैं कि आपकी संज्ञान में नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है, तो उसके बाद जो भी आप शब्द बोलते हैं या जो भी वाक्य बोलते हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। दूसरा, धारा 370 के लिए एक बात थी कि 370 जो है कांग्रेस अभी भी बहस कर रही है, क्योंकि अगर कपिल सिब्बल कहें तो पहले कांग्रेस के ही राज्यसभा के मेंबर थे, अभी भी विपक्ष है। इंडिया का जो पार्ट है समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश से वहां पे है, और वो धारा 370 को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, वो उसके पक्ष में खड़े होकर दिखाते हैं कि इसको हटना नहीं चाहिए। तो जो 2 मेन मुद्दे हैं, उस पर पता नहीं क्यों राहुल गांधी जी अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि इन 2 मुद्दों से जो है वो चुनाव जीत सकते हैं, जबकि उनको मालूम नहीं है कि राष्ट्रवाद की जो सफेद चादर है, उसके ऊपर जो भगवा रंग का जो रंग चढ़ गया है, उस पर हरी चुनरिया का कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर इस बात को ये समझ जाएंगे, बारीकी से मैंने कहा है, शायद समझ जाए, तो वो जान जाएंगे कि इस तरीके के मुद्दे ना उठा जाए, इस तरीके की बात ना की जाए। बहुत से मुद्दे हैं। इसी में आपने देखा था अडानी वाला, आपने देखा था कि मुद्दे को है, इसमें भी इन्होंने उठाया था, और जो कि अभी देखा महुआ मोत्र वाला जो कांड हो चुका है, उसमें जो है जिस तरीके से अभी तो केवल एथिक्स कमेटी के सामने गया है, उम्मीद है जल्दी सीबीआई के सामने भी जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है उनके सारे जो पासे है उल्टे चलते आ रहे हैं, और जाहिर बात सत्यपाल मलिक जी की इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, ना पहले भी रही, ना अभी भी रही है। और आप जानते हैं कि बीजेपी ने 5-5 राज्यों का राज्यपाल बनाया, उसके बाद भी उनके लिए इस तरीके के शब्द यूज करते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है, चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, गौरव चतुर्वेदी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पुलवामा की जब बात हो रही है
जब ये इंटरव्यू हम देखते हैं तो उसमें पूरा बताते हैं राज्यपाल जी, उनका कहना है कि मेरे पास फ़ोन आता है और मैं कहता हूँ कि हमारे जवान शहीद हुए हैं और हमारी गलती से हुए हैं, तो मुझे कहा जाता है कि नहीं नहीं चुप रहो, बताओ मत, ये पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। ऐसा अगर यहाँ पर वो बहुत अगर सही काम अगर उन्होंने किया होता, अगर सामने साक्ष्य पेश किए होते, अगर वो राज्यपाल थे उस वक्त, तो उनको सामने चीज़ें लाकर उस पर एक्शन करवाना चाहिए था। वो सामने क्यों नहीं आए? देखिए सुनेहा जी, राज्यपाल हमेशा केंद्र सरकार का एक नुमाइंदा होता है, उसे बहुत कुछ करने का अधिकार नहीं होता। और जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं जी। तो इस तरीके की घटनाओं को कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। राष्ट्र हित में जो भी घटना हुई है उसमें चाहे सरकार का फेल्यूर रहा हो या सरकार का फेल्यूर ना रहा हो, लेकिन ऐसी घटनाओं की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। ये सरकार के बीच में, दोनों सरकारों के बीच में और राज्यपाल के बीच में बातें रहती हैं। सवाल अब एक और खड़ा होता है कि जहां सत्यपाल मलिक जी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार इस मुद्दे पर मौन क्यों साधे हुए है? केंद्र सरकार इसके फैक्ट्स को सामने, पब्लिक के सामने क्यों नहीं रख रही है? अगर सत्यपाल मलिक कुछ गलत कह रहे हैं तो सत्यपाल मलिक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो दोनों सरकारें इसे केंद्र सरकार इसे किस नजरिए के साथ देख रही है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे मुद्दों को सार्वजनिक किया जाना या राजनीतिक बनाया जाना हमेशा दुष्कर रहता है और ये अन्य राष्ट्रों में इस बात का गलत संदेश जाता है। जी ठीक है। गौरव चतुर्वेदी, जैसा कि आपने कहा कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राज्यपाल को अथॉरिटी नहीं होती है, वो नहीं बता सकते हैं, या बाहर नहीं, सरकार की चीज़ें कुछ बाहर नहीं बता, लेकिन अब तो वो बता रहे हैं ना। भले वो अब राज्यपाल नहीं है, पूर्व राज्यपाल हो गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार के अंदर की गुप्त चीजें अब तो वो पब्लिकली बता रहे हैं। अगर उनसे कोई मीडिया चैनल नहीं पूछ रहा है तो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, आपको मैं कुछ समय पहले का एक घटना बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दे को बड़े जोर शोर के साथ उछाला था कि कमलनाथ विदेश यात्रा पर गए थे और उन्होंने अमेरिका में एक बयान परमाणु परीक्षण को लेकर के दिया था। वो परमाणु परीक्षण को लेकर के दिया गया बयान की उन्होंने कॉपी भी दी थी और उस पर ये आरोप लगाया था कि ये राष्ट्र हित की बातों को सार्वजनिक करना का अपराध है। हालांकि उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ और ना ऐसी कोई बात थी। वो तो सवाल जिस तरीके का था वो अलग सवाल था, लेकिन ये जो मुद्दा है, पुलवामा की जो घटना है, पुलवामा की घटना में जो फेल्यूर हुआ है, उसको सार्वजनिक करने से सेना का मनोबल गिरता है, केंद्रीय बलों का मनोबल गिरता है, पुलिस का मनोबल गिरता है, स्थानीय नागरिकों का मनोबल गिरता है, देश में एक भय का वातावरण बनता है। और आप राज्यपाल थे, उस समय आपने कुछ नहीं किया, वो एक अलग बात है, लेकिन राज्यपाल पद से हटने के बाद भी ये आपकी संवैधानिक मर्यादा है, ये आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है कि आप इसे सार्वजनिक ना करें। सवाल फिर मैं उठा रहा हूं कि इस मामले में केंद्र सरकार भी हद दर्जे की लापरवाही बरतती जा रही है। केंद्र सरकार को तत्काल या तो सत्यपाल मलिक पर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहिए या उसके सारे फैक्ट्स पब्लिक के सामने रखना चाहिए। ठीक है। आलोक सूती जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गौरव चतुर्वेदी जी का जो सवाल है कि केंद्र सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अगर राज्यपाल जी ऐसे ऐसे बयान देते सामने आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, केंद्र सरकार जो है बहुत ही पेशेंस वाली सरकार है, बहुत ही गंभीर सरकार है। उसको मालूम है कि अगर कोई एक्शन लेगी तो सत्यपाल मलिक जी का जो पॉलिटिकल कद है वो बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान में न्यूसेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो उस पर शांत रहना ही है। ये हमें लगता है कि बीजेपी की सरकार है, उसकी रणनीति है, जिसके सत्यपाल मलिक जी को बिल्कुल आजाद छोड़ के रखा, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि अगर कार्रवाई करेगी तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इसलिए हमें लगता है बीजेपी जो है इस मामले पे बहुत ज्यादा तूल नहीं दे रही है। वो चाहती है कि शांतिपूर्वक जो है उसके 5 राज्यों के इलेक्शन और 2024 में होने वाले इलेक्शन जो है निकल जाए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ आरएन तारन जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आरएन तारन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। और सबसे पहले मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी मैं आपसे कि राहुल गांधी और राज्यपाल जी का जो है इंटरव्यू सामने आया,
उसमें पुलवामा की बात हुई। मेरा सवाल आपसे भी यही है कि आखिर जब राज्यपाल को पता था तो पहले ये सारी चीजें रिवील उन्होंने क्यों नहीं की? हालांकि जैसे गौरव चतुर्वेदी जी ने बताया कि इतनी अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन अभी भी वो जो गुप्त चीजें हैं वो रिवील करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर हमारी गलती थी, इस वजह से हमारे सैनिक इतने मारे गए। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तो इस मामले में पहले ही बोला था, हमारे सभी नेताओं ने इस बारे में गंभीरता के साथ बात रखी थी कि इसकी जांच होनी चाहिए, और आज तक जांच सामने नहीं आई कि किस तरह से एक अधिकारी को पकड़ा गया था और किस तरह से उसको छोड़ दिया गया था। ये भी सब चीजें सामने आई थी। लेकिन जब इतनी बड़ी हमारी संख्या में सेना जा रही थी कि सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं है, सवाल सरकार की नीयत पर है। हमेशा भाजपा की सरकार हमेशा कांग्रेस न कहीं कटघरे में टांगने की कोशिश करती है कि सब सेना पे सवाल उठा रहे हैं। सेना पे काहे का सवाल? सेना तो इस देश की एक ऐसी हमारी विरासत है कि जो आज हमारी सेना सीमाओं की रक्षा कर रही है, हमें हमारी सुरक्षा कर रही है। जहां हम खतरे में होते हैं वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा देती है सेना हमारे लिए। तो सेना के ऊपर न कभी न कांग्रेस ने कभी सवाल किया, न कभी करेगी, और न उनके ऊपर कोई उनकी नीयत पे संदेह है। ये संदेह केवल भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उनका मूल हिरास कर रही है, ये भी पूरा देश देख रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये परिलक्षित हो रहा है, और खासतौर से तब जब उनके खुद के अपने लोग, जो उनके अंदर खाने के लोग हो, वो अगर इस बात की बात करते हैं। जहाँ पर राज्यपाल पद की बात है, राज्यपाल पद की एक गरिमा होती है, उसका एक संवैधानिक मामला रहता है, तो उस समय उनने अपने गृह मंत्री को बताया था, इस बारे में अवगत कराया था, उनके बाद अपनी बात रखी थी। लेकिन उस समय उनको चुप कर दिया गया था, उनको समझा दिया गया था। और लेकिन जो एक देश के बड़ा आदमी है, उनकी जो चीज थी वो बार बार सामने आ रही है, और बार बार उन्होंने इस बात को किया। पहली बार नहीं बोल रहे ये बात उन्होंने कई बार बोली है, कई मंचों पे बोली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो चीजें हैं, इनको क्यों इनकी सच्चाई सामने नहीं आती? किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को चाल चरित्र चेहरे से अलग बोलती थी, जो अपने को दूसरी पार्टी लाइन से अलग हट के बात करती थी, आज उसका चरित्र कितना दूषित हो रहा है, कितना कुलूषित हो गया। निश्चित रूप से ये परिलक्षित करता है कि देश की आजादी में इस विरासत का मुखबरी का काम था। तो निश्चित रूप से ये देशवासियों के नहीं है, ये हिंदू मुसलमान जरूर करते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये बिलोंग करते हैं, कभी उनके हिस्से तक नहीं रहे। और निश्चित रूप से आज अगर देश के पूर्व राज्यपाल ने अगर अपनी व्यथा बताई है, व्यथा को परिलक्षित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर बात है, और जनता को इस बात को बहुत गंभीरता के साथ समझना चाहिए। ठीक है। उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर भी बात की। आलोक सूती जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर जगह रैली कर रहे हैं, और जातिगत जनगणना बहुत ही फोकस नजर आ रहा है ये पार्ट। हम अगर बात करें तो मेरा ऐसी बहुत एनालिसिस, ऐसी बहुत रिपोर्ट्स आई हैं कि काफ़ी दिनों बाद जातियों में जो भेदभाव है वो थोड़ा परसेंटेज कम हुआ है। अगर हम जातिगत जनगणना यानी कि हम फिर से ST SC OBC कास्ट वालों को रियलाइज़ करवाने लगेंगे कि आपकी वैल्यू कम थी और यहाँ पर अपर कास्ट वाले ज़्यादा आपको हावी करते हुए नज़र आ रहे थे, तो फिर से वही समीकरण हो जाएंगे जो 50-60 साल पहले हुआ करते थे जातियों को लेकर, और यहाँ पर भेदभाव और बढ़ता जाएगा। अगर जातिगत जनगणना जो है इसी तरीके से अगर इसको सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी में रखा जाएगा, आप क्या कहेंगे इस पे? जी हाँ, स्नेहा जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि जातिगण हो चाहे वो छुआछूत वाला का एक समय होता था, स्पष्टता थी जो महात्मा गांधी जी कहते थे, उसको कम करने की बात थी। तो देखिए यहाँ पे अब समय बदल गया। 75 साल बाद आज जो डिफरेंसेस आ गए वो आर्थिक रूप से आ गए, कि आप आर्थिक रूप से आ गए कि नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गांव में भी जो परिस्थितियां थी वो भी काफी बदल गई हैं। जिस तरीके से देखा जाता था कि उच्च जाति के जो होते थे आते थे, जो निम्न जाति के लोग होते थे वो उनके बराबर में नहीं बैठते थे, उनसे जो है उनका खटोला नीचे होता था या जमीन पे होता था। ये समय चला गया, ये समय हो गया। अब जो भी स्थिति आ गई वो आर्थिक रूप से आ गई, और साथ में अगर ये भी देखना पड़ेगा, जनसंख्या पर आते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भारत में हम दो हमारे दो, ये सन 1975 में इमरजेंसी के समय संजय गांधी जी ने शुरू किया था। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कार्यक्रम परिवार नियोजन का कहां तक सफल हुआ, इन जातियों में नहीं सफल हुआ, उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपके पास 2 से बच्चे हैं तो उनको आपको ऑप्शन में डालना पड़ेगा। केवल ये नारा नहीं लगाना जिसकी संख्या वारी उसकी भागीदारी नहीं। भाई आपने तो 1998 में चाइना ने वन चाइल्ड नॉर्म्स माना था,
और जब उसने खत्म किया जाके तो उसमें 40 करोड़ उसने आबादी रोक ली। आज हम विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं, 140 करोड़ हो गए, लाखों लोग पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी सरकारें रही, हम ये नहीं कहते हैं कि 9 साल इनकी सरकार रही, उससे पहले जो थे कांग्रेस की सरकार रही, इसका मतलब है वो परिवार नियोजन में विफल रही, चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी भी रहो। हमसे सरकार से नहीं मतलब है, हमें तो उस कार्यक्रम से उस जनता से, उस जनता का जो उत्थान होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं हुआ, उसको जो सेवाएं मिलनी चाहिए थी, जो फंड आता था स्वास्थ्य विभाग के लिए, परिवार नियोजन के लिए, वो कहा गया, इतनी आबादी क्यों बढ़ी, इस बात को आपको आर्थिक सर्वे करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपकी गलतियां कहां हुई, उससे आपको सुझाना। लेकिन यहाँ पे जो राजनेता है वो क्या करते हैं कि वो एक सेगमेंट में जाना चाहते हैं कि जिसकी संख्या है उस पर हम बात करेंगे और उसमें आरक्षण एक सबसे आसान था, इनको टूल्स मिल जाता है जिससे कि जो है वो वोट करके सत्ता में आना चाहते हैं। ये सरासर गलत बात है। आपको आर्थिक सर्वे करना चाहिए और ये प्रशिक्षण करना चाहिए कि उनकी आबादी क्यों बढ़ी, 2 बच्चों से ज्यादा उनके क्यों हुए। जी बिल्कुल ठीक है। गौरव चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहना आपका जातिगत जनगणना को लेकर? जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरव्यू भी सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के इंटरव्यू में 2 बार जिक्र हुआ है। एक स्टार्टिंग के वक्त जातिगत जनगणना का जिक्र हुआ, उसके बाद जब इंटरव्यू एंड हो रहा था उस वक्त भी हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या इस तरीके से जातिगत जनगणना पे ज्यादा भार देना सही है? तो नेहा जी, जब आरक्षण लागू किया गया था तब उसकी एक भावना थी कि हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले जी। और खास करके वो व्यक्ति जो समाज में दलित हैं, पिछड़े हैं। लेकिन अगर आप आज इस रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो आरक्षित वर्ग में भी कोई आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा संपन्न हो गया है जी। और कोई बहुत ज्यादा विपन्नता की स्थिति में, और विपन्नता की स्थिति वाले ज्यादा लोग हैं, संपन्नता की स्थिति में कम लोग। हो ये रहा है कि आरक्षण का लाभ कुछ परिवार लगातार उठाते जा रहे हैं जी। और कुछ परिवारों को इसका लाभ भी नहीं मिला, आज तक लाभ नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में जातिगत जनगणना जरूरी हो जाती है। मैं इस बात का भी हिमायती हूं कि जातिगत जनगणना में इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो संपन्न हो चुके हैं कम से कम उन्हें अब इस क्राइटेरिया से बाहर निकाला जाए या उसमें जो आरक्षण के लाभ है वो सीमित किए जाए और जो गरीब लोग हैं, जो विपन्न हैं, उनके लाभ बढ़ाने की कोशिश की जाए, जिससे समाज में एक जैसा वातावरण पैदा हो, सभी के साथ प्रतिस्पर्धा का माहौल खड़ा हो, प्रतियोगिता का माहौल खड़ा हो, तब जाकर देश स्वस्थ बन पाएगा। लेकिन जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। गौरव चतुर्वेदी जी, लेकिन सवाल तो ये उठता है यहाँ पर कि आप देखेंगे अगर तो ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर्स में ST SC OBC के लोग ज्यादा आपको दिखते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर हम अपर कास्ट की बात करें तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं है, लेकिन एक बराबरी आ चुकी है, समाज में एक स्टेबिलिटी आ गई है कि जितने ST SC OBCs आगे बढ़े हैं उतने ही जनरल कैटेगरी के लोग भी आगे बढ़े हैं। इस वजह से अगर इस मुद्दे को ज्यादा ना सामने लाया जाए, आपको क्या लगता है, क्या चुनाव को लेकर इस मुद्दे को आगे लाया जा रहा है? वो ये रहा है सुनेहा जी कि राजनीतिक दल सिर्फ आरक्षित वर्ग को बड़ा वोट बैंक बनाने के चक्कर में बिल्कुल एक ही व्यक्ति को कई बार लाभ दे देते। मैं आपको मध्य प्रदेश मंत्रालय की स्थिति बता रहा हूं कि जो 2 अधिकारी एक साथ शासकीय सेवा में आए थे जी। एक उससे 4 गुना आगे जाके सीनियर हो गया और एक अपने पद पर अटका रहा। जो पद पे अटका रहा वो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है और जो आरक्षित वर्ग का है वो 4 पद आगे चला गया। होना ये चाहिए था कि जॉब में आप जब आए हैं वो तो ठीक है जी। लेकिन उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण का जो विषय आया उसके कारण भी समाज के अंदर बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो गई। और इसीलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं जी कि एक अधिकारी या एक वर्ग किसी को आरक्षण का लाभ मिला, वो आर्थिक तौर पर संपन्न होता गया, वो शिक्षित तौर पर संपन्न होता गया, वो स्वास्थ्यगत तौर पर संपन्न होता गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो जंगल में रह रहा है और दूर रिमोट एरिया में कहीं रह रहा है, उसको उसका लाभ मिल नहीं पा रहा। वहां तक लाभ पहुंचाए जाने की आवश्यकता है, इसलिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है। आनंद तारण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
अनंतरन जी, क्या कहेंगे आप जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत ही इस पे उसको बहुत टॉप प्रायोरिटी दे रही है, यानी कि इस पर बहुत फोकस हो रही है जातिगत जनगणना को लेकर। क्या लग रहा है आपको और किस लिए फोकस हो रही है इतना, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, और ये इतना जरूरी है क्या? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी ने जिस तरह से पूरी यात्रा को देखा, उसमें नेक टू नेक लोगों से मिले, तो निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में ये चीजें आई होंगी, तो उसको उन्होंने आमली जामा पहनाने की कोशिश की। और जातिगत जनगणना से निश्चित रूप से जो राजनीतिक परिदृश्य में सत्ता में भागीदारी की बात है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसमें बुरा क्या है। तो उन्होंने निश्चित रूप से ये कांग्रेस इसके लिए प्रतिबद्ध थी, है और आगे भी रहेगी। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि कोई राजनीतिक उससे परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ कि हम चुनाव है तो इसलिए कर रहे हैं और बाद में सब चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये कांग्रेस इसके लिए प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। लेकिन आनंद जी, इसके पहले तो जातिगत जनगणना को लेकर कुछ ऐसा नहीं आया। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तभी ये जातिगत जनगणना जो है हर जगह, राजस्थान से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह जातिगत जनगणना ऐसे घूम रही है। देखिए, जो आज परिस्थितियां बना दी गई हैं देश में, जिस तरह से आज देश को जिस तरह से लुभाया जा रहा है, जिस तरह से बरगलाया जा रहा है, जिस तरह से गलत चीजों को परोसा जा रहा है, जिस तरह से इस देश की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश की आजादी में शुरू से आखिरी तक की भागीदारी की है, और जब देश आजाद हो गया तो उसके निर्माण में भी भागीदारी की है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिन चीजों को स्थापित किया था, जो नवरत्नों को स्थापित किया था, किस तरह से उन्हें कौड़ियों के दाम बेचे जा रहे हैं। किस तरह से आपने देखा होगा कि आज चल रहा है कि 25,000 करोड़ रुपया जो पूंजीपति लोगों उनके माफ कर दिए गए, और हम केवल झुंझुना पकड़ा देते हैं गरीबों के लिए कि साहब आपको 80 लाख लोगों को हम अनाज बांट रहे हैं। तो मतलब आप 80 लाख लोगों को नीचे ले आए ना, गरीबी के रेखा के नीचे। आप झुंझुने की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी राजस्थान में जाके 10,000 रुपए महिलाओं को देने की बात करती है। आपकी पार्टी भी तो कर रही है, जैसे दूसरी पार्टी पे आरोप लगाने से दोनों बात अलग करें। दोनों बातें आप गलत समझें दीदी, आप गलत समझ रही हैं जो मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 25 लाख करोड़ रुपया जो पूंजीपति हैं, जो उनके मित्र हैं, उनका माफी कराए। ये जो चीजें हैं वो अलग चीज हैं, ये जो हम गरीबों को दे रहे हैं उसको अलग मामला है। ये तो उनने अपने पूंजीपति मित्रों को 25 लाख करोड़ रुपया बांट दिया, उनका माफ कर दिया, जो उनका बैंकों का ऋण था उसको माफ कर दिया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये गरीबों की बात है, जो गरीबों की। देखिए, अडानी को लेकर भी वहाँ पर, ठीक है, बात पूरी करिए आप। अडानी नहीं, उसमें सभी तो हो जाते। अडानी तो आप देख लीजिए कि आज अडानी के बाद जब से सीमेंट का कारोबार आ गया, उन्होंने 2-3 कंपनियों को हाईजैक कर लिया, तो तब से आप देख लीजिए सीमेंट के रेट कितने बढ़ गए। तो ये जो चीजें आ रही हैं, आज मकान बनाना कितना महंगा हो गया, तो ये चीजें हम देखें। हम गरीबों को क्या बांट रहे हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन गरीबों को हम किस तरह से लूट रहे हैं इसको भी हम देखें। तो आज लोग परेशान हैं, आज हम अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। जो रोटी कपड़ा मकान देने की हमारी परिकल्पना है, जो थी और होना चाहिए सबकी एक संवेदनशील सरकार की, वो तो कहीं दिखी नहीं रही है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये निश्चित रूप से आज जनता के साथ छल कर रही है, कपट कर रही है, और उन्हीं सब चीजों को लेकर राजीव जी के जो मानसिकता बनी, वो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना की बात आई है। तो निश्चित रूप से जब भागीदारी आएगी, सब सफलों की वो होगी, तो ये सब चीजें जो आ रही हैं, सांप्रदायिकता का उन्माद फैला रहे हैं, कहीं ऊंच नीच की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, ये सब चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। जैसे कि आलोक सोती जी, जैसे कि आनंद तरन जी ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका डेटा सामने आया था, जिसमें बहुत से ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं, बहुत आसानी से घर पाते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में भी कई जगह देखा, हालांकि कुछ अटकलें और मुश्किलें तो आ ही रही हैं क्योंकि सरकारी दस्तावेज और बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन लाभ मिल रहा है लोगों को। क्या कहेंगे आप, वास्तव में क्या रोटी कपड़ा मकान लोगों का मुश्किल हो चुका है? नहीं बिल्कुल ठीक है कि आप जो, अगर मोदी जी ना होते तो आज हमने छोटा सा एक अपना जो आशियाना बनाया वो नहीं बना पाता, क्योंकि सबसे पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी लागू की, तो उससे जितना भी करप्ट लोग थे, जिनका जो यूपीए 1 यूपीए धर में लूटे रहते थे और फ्लैट की वैल्यू जो
30 लाख होनी चाहिए थी, वो 50 से 60 लाख से नीचे नहीं आ पा रही थी। हम जैसा जो है मजबूर व्यक्ति नहीं खरीद पा रहा था, लेकिन अब जो है उसकी लिमिट 30 लाख के 35 लाख के आसपास आ गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी का, और बिल्कुल मैं विरोध करना चाहूंगा यूपीए 1 यूपीए 2 में जिस प्रकार की लूट बनी थी, जिस प्रकार से रियल एस्टेट के अंदर दाम बढ़े हुए थे, जरा जरा से फ्लैट आप देखिए कितने 50-60 लाख से नीचे नहीं आते थे। तो ऐसे में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी का, जिनकी वजह से हमारा भी एक छोटा सा फ्लैट आ गया। तो यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत है, और दूसरा ये गलत है कि वो पैसा माफ कर दिया। शायद उनको अर्थव्यवस्था नहीं मालूम है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री होती है, जो भी वो लोन लेती है, वो पेट्रोल होता है, फ्री में नहीं दिया जाता है। उसकी पूरी जो जमीन जायदाद घर बार सब लगा जो है वो बैंक धरा लेता है। हमारा भी सब बैंक के पास है, फ्लैट में लोन पे लिया है, वो सब धरा लेते हैं, कोई छोड़ते नहीं है। जब तक प्रभु की निगाह रहेगी, सीधे सीधे हम किस्तें देते रहेंगे तो वो काम करता रहेगा। तो लेकिन सिस्टम इसी पे चलता है, क्योंकि जिस तरीके से यूपीए 1 यूपीए 2 में लूट हुई थी, जिस प्रकार से जो है इंडस्ट्रियल का विनाश हुआ था, वो अब धीरे धीरे उसका करेक्शन आ गया है। नियम बहुत जो है अब मोदी सरकार ने जो है इंडस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्ग कर दिए। अब देखिए एनपीए बहुत कम हो रहा है। एनपीए इज द करेक्ट वर्ड टू से दिस थिंग रादर देन सेइंग दैट कि माफ कर दिया। ये गलत है, इसको समझ लेना चाहिए। ये आम पब्लिक के लिए ठीक है, लेकिन पढ़े लिखों के बीच में बैठ के इस तरीके का नेशनल टीवी पे ये बात कहना ये ठीक नहीं। आप मंच पे जाए, गांव वालों के सामने कहें, वो बेहतर है। यहाँ पे जो है वो आपके पर्सनालिटी के आगे पंडित चिन्ह लगाता है। तो हमको लगता है कि मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी अच्छा करती रहेगी। ठीक है, ठीक है। गौरव चतुर्वेदी जी, बहुत ही कम शब्दों में आपसे भी मैं प्रतिक्रिया चाहती हूँ। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि रोटी कपड़ा मकान जिक्र किया आनंद तारण जी ने, रोटी कपड़ा मकान क्या टफ हो चुका है? वास्तव में डिफिकल्टी आ रही है क्या लोगों को? स्वाभाविक तौर पर आ रही है, और इसे आप भी बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे किस तरीके से आ रही है। जैसा कि आपने कहा स्वाभाविक तौर पे आ रही है, किस तरीके से आपने देखा होगा ग्राउंड लेवल पे लोगों को? अगर डिफिकल्टी आ रही है तो वास्तव में देखा होगा आपने। मैं बस जानना चाहती हूँ 1-2 पॉइंट्स बहुत ही कम शब्दों में। देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। रोजगार अगर किसी के पास रहता है तो उसे कोई भी सामान खरीदने में, अपने पेट की भूख मिटाने में देर नहीं लगती। लेकिन अगर काम ही नहीं है तो वो क्या करेगा? या उसकी आय 100 रुपए है और महंगाई 300 रुपए के स्तर पर जारी है, और उसको वो अपने परिवार को नहीं पाल पा रहा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये महंगाई है। ठीक है, यानी कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे तो अलग से डिबेट होनी चाहिए गौरव चतुर्वेदी जी, क्योंकि जैसा कि जी आलोक सूती जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कहिएगा क्योंकि समय की थोड़ी सीमा है। देखिए, बेरोजगारी अगर 7% के आसपास रहती है तो वो विद इन लिमिट मानी जाती है। ये 10% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अभी आपने कोरोना काल में देखा था, ये 25% 24% तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से SIMA के भी आंकड़े आए, वो 6.2% जो ग्रोथ रेट आई, उससे आप देख रहे हैं आज जो बेरोजगारी दर है वो 7% के आसपास है। आज कहीं भी आप चले जाइए, रोजगार की कोई कमी नहीं है। हाँ, जिस तरीके से पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर होता था, जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स होते थे, जैसे ये एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ दुनिया बढ़ती चली जा रही है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कल्चर को अडॉप्ट कर लेगी और उसी के साथ जो है अपने को जीवन निर्वाह करने की बात आ जाएगी। वो काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और पेट पालेंगे। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। चलिए आनंद तारण जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ गौरव चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक सूती जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे, मुद्दा आ गया बेरोजगारी का, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू हुआ। उसमें बहुत सारी बातें हुई, 28 मिनट का इंटरव्यू था। मणिपुर की हिंसा के बारे में, पुलवामा हमले के बारे में, किसान आंदोलन, साथ ही साथ जातिगत जनगणना का 2 बार जिक्र हुआ। यानी कि जातिगत जनगणना जो है, चुनाव को लेते हुए जातिगत जनगणना बहुत ही फोकस है। कांग्रेस पार्टी हम बहुत फोकस नजर आ रही है, हर जगह जाके 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं वहां भी जाके जातिगत जनगणना का जिक्र करती हुई लगातार नजर आ रही है। ये इस इंटरव्यू के बाद बहुत से सियासी गलियारों में बहुत हलचल नजर आ रही है, क्योंकि सत्यपाल मलिक कुछ ऐसी चीजें रिवील करते हुए नजर आ रहे हैं, शायद किसी को उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसी गुप्त चीजें हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, वो भी इस इंटरव्यू में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी इंटरव्यू में वो बोल चुके हैं। लेकिन देखना अब ये होगा कि आखिर
जातिगत जनगणना का जैसा कि इसमें जिक्र हुआ, तो चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या राहुल गांधी इसको एजेंडा लेके चलते हैं और चुनाव के रिजल्ट्स किस तरीके से प्रभावित होते हैं? तो फिलहाल के इस मंथन कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।